हेलो कमांडोस, वेलकम टू बायोमेंटर क्लासेस ऑनलाइन। और आज हम करने जा रहे हैं रिकैप सीरीज का ऑसिलेशन लेक्चर नंबर 4। उम्मीद है आपको ये रिकैप सीरीज पसंद आ रही होगी और उम्मीद है कि आपका रिवीजन बहुत अच्छा चल रहा होगा, क्योंकि बिना रिवीजन के सफलता नहीं हो सकती, क्योंकि पढ़ने के बाद हम भूल जाते हैं। तो चलिए, यहाँ फिर ढेर सारे हमारे बहुत न्यूमेरिकल्स हैं, तो हम उन्हें सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा पहला सवाल, इसको आप नोट करिए। तो आपने नोट कर लिया। अब पढ़ते हैं। व्हेन ए बॉडी ऑफ मास 1 kg is suspended from a certain light spring hanging vertically, its length increases by 5 centimeter. By suspending 2 kg block to the spring, if the block is pulled through 10 centimeter and released, the maximum velocity in meter per second, g 10 meter per second square, 0.5124. तो पहले ये जो हमें दिया गया है कि 1 kg को लटकाने पर स्प्रिंग की लेंथ 5 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, तो वो इसलिए दिया गया है कि हम इससे थोड़ा k को निकाल सकें। तो हम जानते हैं कि mg इक्वल टू कितना होता है, k डेल्टा एल। मास है 1 kg, g है 10 और डेल्टा थीटा नहीं है, ये डेल्टा एल है। आई एम सॉरी फॉर दिस, डेल्टा एल। तो लेंथ कितनी, 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर को 5/100 बोलना पड़ेगा। ये 20 बार कट गया। तो यहां से हमें जो के की वैल्यू आ गई 200 न्यूटन पर मीटर। अब आगे पढ़ते हैं। बाय सस्पेंडिंग 2 kg ब्लॉक टू द स्प्रिंग, अगर उस स्प्रिंग से 2 kg के ब्लॉक को लटकाया जाए और ब्लॉक को 10 सेंटीमीटर खींच कर छोड़ दिया जाए, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी। तो देखिए, अब ये इसी स्प्रिंग से, अब के हमारा आ गया 200, मास सस्पेंडेड 2 kg, इसे 10 सेंटीमीटर खींच कर छोड़ा गया है। इसका मतलब है कि जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर, 10 डिवाइडेड बाय 100 मीटर। तो एम्पलीट्यूड की जो वैल्यू आ गई 1/10 मीटर। अब देखिए, अब मैक्सिमम वेलोसिटी पूछी गई है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी तो आप जानते हैं कितनी होती है, ओमेगा ए। और ओमेगा को लिख सकते हैं √k/m इंटू ए। तो देखिए, अब आपको के भी मालूम है, के कितना है 200, मास कितना है 2 kg और एम्पलीट्यूड है 1/10। तो 200 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा √100 इंटू 1/10, 10/10। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम वेलोसिटी होनी चाहिए 1। मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 1। वेरी गुड क्वेश्चन एज वेल एज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो वो 1 kg का मास लेंथ को बढ़ाता है, तो वो इसलिए mg इक्वल टू k डेल्टा एल लगाकर चेंज इन लेंथ निकाल लो। चेंज इन लेंथ दिया हुआ है तो k निकाल लो। और 2 kg ऑसिलेट करता है, इसको 10 सेंटीमीटर नीचे खींचते हैं और छोड़ देते हैं। तो इसका मतलब है कि जो एम्पलीट्यूड है वो 10 सेंटीमीटर है। एम्पलीट्यूड कितना है, 10 सेंटीमीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल आपको समझ में आ गया। अब ये रहा हमारा अगला सवाल, नोट करिए। अब पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन पर पार्टिकल एसएचएम करता है 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ये लाइन जो है ये 4 सेंटीमीटर लंबी है। तो 4 का आधा कितना होगा, 2। देखिए बात को समझिए, 4 का आधा कितना होगा, 2। तो ये ए हो गया, ये ओ हो गया और ये बी हो गया। पहले वो ओ से ए पर जाएगा, फिर ए से ओ पर आएगा, फिर ओ से बी पर जाएगा। लेंथ ऑफ पाथ 4 सेंटीमीटर है।
तो एम्पलीट्यूड कितना है उसका आधा। तो हमेशा याद रखिए कि एम्पलीट्यूड, देखिए अब मैं आपको यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ कि जो एम्पलीट्यूड होता है वो लेंथ ऑफ पाथ का आधा होता है। तो यहां हमें एम्पलीट्यूड मिल गया 2 सेंटीमीटर। When the displacement is 1 सेंटीमीटर, its velocity and acceleration are equal। जब उसका डिस्प्लेसमेंट 1 सेंटीमीटर होता है तब उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बराबर हो जाते हैं। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। तो हमसे पूछा गया है टाइम पीरियड कितना होगा, तो चलिए करते हैं। तो जब y 1 सेंटीमीटर है तब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी दिया गया है। एक्सेलरेशन होगा ओमेगा स्क्वायर वाई, वेलोसिटी होगी ओमेगा इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वाई की वैल्यू रख दी 1। अच्छा, दूसरी बात, ये एक ओमेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचेगा ओमेगा इंटू 1 और ये बचेगा एम्पलीट्यूड 2 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और वाई तो दिया ही हुआ है, वाई कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और ये हो गया 1। तो ओमेगा आ गया हमारा कितना? √3। बड़ा सरल सवाल है और हम जानते हैं कि ओमेगा होगा 2 पाई बाई टी। ये आ गया √3 2 पाई बाई टी। तो टाइम पीरियड होगा 2 पाई अपॉन √3। पाई की वैल्यू 3.14, √3 की वैल्यू 1.7 ले लें तो ये हो गया 6.28 डिवाइडेड बाय 1.7। 6.28 डिवाइडेड बाय 1.7। तो देखिए जरूरत ही नहीं है, तो हम इसको बिना पाई की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। वेरी सॉरी। तो 2 पाई बाय √3 यहीं तक हमें करना था। तो ये हमारा आंसर आ गया, कितना आ गया? 2 पाई बाय, न्यूमेरिकल नहीं पूछा गया, 2 पाई बाय √3। ये बहुत अच्छी बात है कि नहीं पूछा गया, ये तो बहुत कैलकुलेशन हमें करने पड़ते। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो देखिए लेंथ ऑफ पाथ को अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? एम्पलीट्यूड मिलेगा। ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। अब ये रहा हमारा अगला सवाल। A body of mass 0.5 kg is performing SHM with a time period pi by 2 सेकेंड। एक बॉडी जिसका मास 0.5 kg है वो SHM कर रही है, उसका टाइम पीरियड है pi by 2 सेकेंड। If its velocity at mean position is 1 meter per second, then restoring force acting on the body at a phase angle 60 degree from extreme position. At a phase angle 60 degree from extreme position is 0.5 न्यूटन, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 4 न्यूटन। लैंग्वेज देखिए, बहुत बढ़िया लैंग्वेज है। तो सबसे पहले मास 0.5 kg मतलब 1/2 kg। टाइम पीरियड पाई बाय 2 तो ओमेगा 2 पाई बाय टी की वैल्यू रख दी पाई बाय 2, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 4। और वेलोसिटी एट मीन पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी है? 1 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये दिया गया है कि ओमेगा ए कितना है? 1। तो ओमेगा की वैल्यू हमने रख दी 4। तो एम्पलीट्यूड आ गया हमारा 1/4। अब देखिए हमें मास मालूम है, ओमेगा मालूम है, एम्पलीट्यूड मालूम है। अब रेस्टोरिंग फोर्स निकालना है जब बॉडी का फेज एंगल 60 डिग्री हो एक्सट्रीम पोजीशन से।
तो देखिए इसको समझते हैं। एक्सट्रीम पोजीशंस, देखिए ये है हमारी एक्सट्रीम पोजीशन ए। एक्सट्रीम पोजीशन से एंगल कितना है, और ये है हमारी मीन पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन से एंगल कितना है, 60 डिग्री का है। तो मीन पोजीशन से एंगल कितना होगा, 30 डिग्री का। तो हम कह सकते हैं कि उसकी जो फेज है, एंगुलर फेज, वो कितने डिग्री की है, 30 डिग्री। यहां पर हमें उस पर रिस्टोरिंग फोर्स निकालना है। फोर्स हम जानते हैं कि मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को हम लिखते हैं ओमेगा स्क्वायर वाई। वाई को हम लिख देंगे एम ओमेगा स्क्वायर ए साइन थीटा। तो देखिए जो थीटा फेज होती है वो हमेशा मीन पोजीशन से नापी जाती है। एक्सट्रीम पोजीशन से 60 डिग्री था, तो मीन पोजीशन से, क्योंकि ये पूरा 90 है, तो ये एंगल कितना होगा, 30 होगा। तो फोर्स आ गया हमारा एम ओमेगा स्क्वायर ए साइन 30। तो फोर्स आ गया हमारा एम ओमेगा स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 2। अब इस फोर्स को निकालने के लिए हमें एम चाहिए, ओमेगा चाहिए और ए चाहिए। अब हम ये सारी चीजें तो निकाल ही चुके हैं, मास भी हमारे को मालूम है, हर चीज हमें मालूम है। तो चलिए करते हैं। तो फोर्स हो गया एम ओमेगा स्क्वायर ए, मास हो गया आपका 1/2 kg, ओमेगा हमने कितना निकाला था, 4 निकाला था, तो 4 का स्क्वायर, और एम्पलीट्यूड कितना निकाला था, एक बार फिर पीछे चले जाते हैं, 1/4 निकाला था। कितना निकाला था, 1/4। तो ये आ गया 1/4। तो 2 4 का स्क्वायर 16, 1/4, 4 इंटू 2 8। तो रिस्टोरिंग फोर्स होगा आपका 2 न्यूटन का। बहुत ही बढ़िया सवाल है। रिस्टोरिंग फोर्स कितना होगा, 2 न्यूटन का होगा। तो ये आपका तीसरा ऑप्शन इसका क्या हो गया, सही है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप देखिए, ये आप तभी स्पीडली 1 मिनट में कर सकते हैं जब आपको सारे फॉर्मूले बिल्कुल याद हो और क्विक प्रैक्टिस हो। आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप सवाल को बहुत जल्दी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए। तो ये हमारा आ गया इसका आंसर। देखिए ये ऐसे हमने सबसे पहले हमने क्या निकाला था, इन वैल्यूज को निकाल लिया था, उसके बाद फेज एंगल निकाला था, उसके बाद फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, उसके बाद वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करा, तो फोर्स कितना आ गया हमारा, 2 न्यूटन। अब देखिए ये रहा हमारा अगला सवाल, आप उसे नोट करिए। A particle is executing SHM with an amplitude of 2 मीटर। एक पार्टिकल SHM कर रहा है और उसका एम्पलीट्यूड 2 मीटर है। The difference in the magnitude of maximum acceleration and maximum velocity is 4। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर है और मैक्सिमम वेलोसिटी का डिफरेंस कितना है, 4। यहाँ हमने क्या रख दिया, ए की वैल्यू 2 रख दी। ये हो गया 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा इक्वल टू 4, इक्वल टू 4। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता हुआ नजर आ रहा है, इक्वल टू 4। इस पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 माइनस ओमेगा इक्वल टू 2। तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये ओमेगा का इक्वेशन बन गया। अब हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अगर टाइम पीरियड निकालना है तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ओमेगा निकालना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन आ गया। तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा माइनस 2 इक्वल टू 0, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा माइनस 2 इक्वल टू 0।
क्वाड्रेटिक सॉल्व करिए, ओमेगा इक्वल टू -(-1) प्लस -(-1) का स्क्वायर -4ac, ये 1 है, इंटू 1 -2 अपॉन 2a, 2 इंटू 1, तो ओमेगा आ गया +1 प्लस माइनस 1 और 8 9, तो ओमेगा आ गया 1 प्लस 9 हो गया, 9 का स्क्वायर रूट 3। तो देखिए माइनस साइन तो नहीं लेंगे, पॉजिटिव साइन लेंगे, पॉजिटिव साइन लेंगे, तो उसके बाद ओमेगा आ गया 1 + 3/2, तो ओमेगा आ गया 4/2, तो ओमेगा आ गया 2। अब हम जानते हैं कि ओमेगा 2 है, ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2π/t, 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो टाइम पीरियड किसके बराबर आ गया, पाई के बराबर आ गया, और पाई जानते हो आप क्या होता है, 22/7 सेकेंड्स। तो ये आपका आंसर होना चाहिए इसका 22/7 सेकेंड, 22/7 सेकेंड। तो देखते हैं कौन सा आंसर है 22/7 सेकेंड। ये रहा हमारा तीसरा ऑप्शन, जो कि इसका सही ऑप्शन है। अच्छा सवाल है और इसको बहुत तेजी से हमें सॉल्व कर लेना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये रहा हमारा अगला सवाल, और मैं आपको इस सवाल के बारे में एक चीज बताना चाहता हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, एक्सपेक्टेड है, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहले आप इसे नोट करिए। Two simple pendulums of length 100 meter and 120 meter start swinging together, एक साथ स्विंग करना शुरू करते हैं। They will swing together again after, 4 आंसर हैं, बड़े जोरदार आंसर दिए गए। जब बड़ा पेंडुलम 10 ऑसिलेशन कर ले, जब छोटा पेंडुलम शॉर्टर पेंडुलम मेक्स 10 ऑसिलेशन, तीसरा ऑप्शन। द लॉन्गर पेंडुलम मेक्स 11 ऑसिलेशन, द शॉर्टर पेंडुलम मेक्स 20 ऑसिलेशन। तो सवाल पढ़ लिया आपने, अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अब टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम होता है 2π√L/g, तो पहले के लिए टाइम पीरियड होगा, क्योंकि उसकी लेंथ 100 है, इंटू 10/g। अब दूसरे का टाइम पीरियड होगा, लेंथ है 121, 121 का रूट 2π इंटू 11/√g। देखिए बड़े पेंडुलम का टाइम पीरियड ज़्यादा है, ये T2 कह लेते हैं और ये T1 कह लेते हैं। 1 का मतलब शॉर्ट और 2 का मतलब लॉन्गर। इसका सेकंड का टाइम पीरियड ज़्यादा है फर्स्ट से। अब आप यहाँ देखिए, एक दो बहुत जोरदार बातें दिखाई दे रही हैं। ये 10 है और ये 11 है, और ये यहाँ पर ये √g था, ठीक है। तो अगर मैं 2π/√g को k ले लूं, तो मैं कह सकता हूं कि पहले का टाइम पीरियड है 10k और दूसरे का टाइम पीरियड है 11k। तो टाइम पीरियड ज़्यादा होने का मतलब है, टाइम पीरियड ज़्यादा होने का मतलब है कि वो एक ऑसिलेशन में ज़्यादा समय लेगा। तो अब देखिए हम यहाँ पे ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जब जिस पेंडुलम की लेंथ 120 मीटर है उसका टाइम पीरियड ज़्यादा है और इसका टाइम पीरियड क्या है, कम है। इसका टाइम पीरियड क्या है, कम है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब छोटा पेंडुलम 11 ऑसिलेशन पूरे करेगा, कितने, 11 ऑसिलेशन पूरे करेगा, उस समय बड़ा पेंडुलम कितने ऑसिलेशन। अब देखिए टाइम पीरियड का
रेशियो आ गया। तो देखिए T1/T2, यहाँ पे मैं आपको एक मैथमेटिकली इक्वेशन बता देता हूँ। और T1 को हम लिख सकते हैं 1/N1 और T2 को हम लिख सकते हैं 1/N2 10/11। तो N2/N1 देखिए हम अच्छे से समझा देते हैं आपको 10/11। N का मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन। तो N2/N1 कितना हो गया 10/11, N2/N1 हो गया 10/11। तो 10N1 इक्वल टू 11N2 और 11 को मैं लिख सकता हूं 10+1। तो यहां से अब हम एक चीज कर सकते हैं, एक चीज कह सकते हैं, बहुत अच्छे से कह सकते हैं कि जो छोटा पेंडुलम है जब वो 11 ऑसिलेशन पूरे करेगा तब बड़ा पेंडुलम कितने ऑसिलेशन पूरे कर लेगा, 10 ऑसिलेशन पूरे कर लेगा। तो वो फिर से मिलेंगे जब बड़ा पेंडुलम 10, देखिए जिसका टाइम पीरियड, सबसे पहली बात, जिसका टाइम पीरियड ज़्यादा होता है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जिसका टाइम पीरियड ज़्यादा होता है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम होती है। तो N2 की फ्रीक्वेंसी N1 से कम है, N2 की फ्रीक्वेंसी N1 से कम है। तो सेकंड पेंडुलम के नंबर ऑफ ऑसिलेशन फर्स्ट पेंडुलम के नंबर ऑफ ऑसिलेशन से कम है। तो यहीं पर हमने यही थ्योरी बनाई कि जब छोटा पेंडुलम 11 ऑसिलेशन पूरे करता है उस समय बड़ा पेंडुलम कितने ऑसिलेशन पूरे कर चुका होता है, 10। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है फर्स्ट होना चाहिए, द लॉन्गर पेंडुलम मेक्स 10 ऑसिलेशन। तब उस समय शॉर्टर पेंडुलम कितने ऑसिलेशन पूरा कर चुका होगा, शॉर्टर पेंडुलम मेक्स 11 ऑसिलेशंस, क्योंकि उसका टाइम पीरियड कम है तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस उसके ज़्यादा होंगे। ये बहुत अच्छा सवाल है, तो इसको ऐसे ही किया जाता है और इसके लिए कई किताबों में रेडीमेड फॉर्मूले हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। आप इसको बेसिकली क्या कर सकते हैं, बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी से हम कर सकते हैं 10 और ये हो गया 10+1। तो अब आगे बढ़ते हैं इस सवाल पर। ये देखिए, इसको आप नोट कर लीजिए। A body of mass m is suspended from 3 springs। 3 स्प्रिंग है, ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी। As shown in figure, the mass m is displaced slightly than time period of the oscillation। तो देखिए टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन के बारे में अगर बात हो रही है तो वो क्या होना चाहिए, T = 2π√m/k नेट, के इक्विवेलेंट। तो सबसे पहले हमें इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना पड़ेगा। तो चलिए देखिए निकालते हैं। अब देखिए के और के पैरेलल में है तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। पैरेलल में नेट कॉम्बिनेशन होता है कितना, 2k। अब k और 2k, तो ये आप समझ गए, k + k कितना हो गया, 2k। अब ये सीरीज में है तो नेट हो जाएगा k1 k2/k1 + k2। तो ये हो गया k × 2k/k + 2k। तो ये हो गया k इक्विवेलेंट k इक्विवेलेंट 2k² 3k। तो k इक्विवेलेंट हो जाएगा 2k/3। कितना हो जाएगा, 2k/3। तो टाइम पीरियड होना चाहिए T = 2πm/2k/3। तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, 2π√3m/2k। तो ये इस क्वेश्चन का
करेक्ट आंसर होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट। ये बेसिक क्वेश्चन था, इसको करा जा सकता था, इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होनी चाहिए। और ये हमारा आया 3m/2k, 3m/2k। यस, करेक्ट आंसर, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए ये रहा आपका अगला सवाल, नोट करिए। An oscillating mass spring system has mechanical energy 1 joule when it has an amplitude 0.1 meter and maximum speed 1 meter per second. The force constant of the spring. अब देखिए क्या क्या दिया हुआ है। पहला आंसर है 100, फोर्स कांस्टेंट होगा 100। दूसरा आंसर है कि फोर्स कांस्टेंट होगा आपका 200। तीसरा आंसर है फोर्स कांस्टेंट होगा 300। चौथा आंसर है कि फोर्स कांस्टेंट होगा आपका कितना, 50। तो सबसे पहले तो हम ये देख लें कि हमें क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या गिवन है, ये हमें पहले देखना पड़ेगा। तो एम्पलीट्यूड 0.1 मीटर 1/10 मीटर। अब देखिए एक वर्ड आया मैकेनिकल एनर्जी, इसका मतलब होता है टोटल एनर्जी। मैक्सिमम स्पीड ओमेगा है 1 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ए 1/10 है तो ओमेगा की वैल्यू हमें आ गई 10। अब ये इतनी चीजें हम निकाल चुके हैं। अब मैकेनिकल एनर्जी से हमें क्या मिल जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी ओमेगा 10 आ गया तो ओमेगा टाइम पीरियड भी आ जाएगा। अब देखिए मैकेनिकल एनर्जी है 1 जूल, तो 12m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो गई 1। मास हमें नहीं मालूम पर हमें ओमेगा मालूम है, ओमेगा है 10। हमें एम्पलीट्यूड भी मालूम है 1/10, तो ये हो गया 1/10 का स्क्वायर 1। तो ये सब कट जाएगा तो m/2 = 1। तो मास आ गया हमारा कितना, 2 kg। मास कितना आ गया हमारा 2 kg। अब हमें मास मालूम है और ओमेगा मालूम है, दो चीजें हमें मालूम है। और हमें कहा गया है कि आप निकालिए फोर्स कांस्टेंट। क्या निकालिए, फोर्स कांस्टेंट। तो फोर्स कांस्टेंट हम निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। मास अब हमने निकाल लिया 2 kg। मैकेनिकल एनर्जी ½ k² होती है। अच्छा देखिए अब मास निकाल लिया, पूछा नहीं गया फिर भी हमने निकाल लिया। अब एक काम और कर सकते हैं कि जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो 1 दी गई है, ओमेगा स्क्वायर होगा k/m। तो देखिए ये कट जाएगा तो k हो जाएगा 2/a²। k हो जाएगा 2/a²। मास पूछा नहीं गया था फिर भी मैंने निकाल दिया। k हो जाएगा 2/a²। और एम्पलीट्यूड दिया हुआ है 1/10 का स्क्वायर। तो ये आपका फोर्स कांस्टेंट आ गया 200। तो हमने कई चीजें निकाल ली, मास भी निकाल लिया, फोर्स कांस्टेंट भी निकाल लिया। पूछा नहीं गया तो इसे मल्टीपल चॉइस में पूछा जा सकता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। सिंपल क्वेश्चन था और कई बार क्या होता है मिसगाइड भी हो जाते हैं हम फॉर्मूले में, तो फॉर्मूले की प्रैक्टिस क्या है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगले सवाल की तरफ जाते हैं। तो ये रहा हमारा अगला सवाल, पढ़ लीजिए इसे। The displacement of a particle of mass 3g executing simple harmonic motion is given by x = 3 sin 0.2 t in SI units।
द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एट ए पॉइंट विच इज एट ए डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 1/3 ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन। तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हमें निकालनी है जब पार्टिकल मीन पोजिशन से कितने डिस्टेंस पे हो, a/3, एम्पलीट्यूड के 1/3, एम्पलीट्यूड के 1/3 डिस्टेंस पर हो। इस समय हमें इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। अब देखिए हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है x = 3 sin 0.2t, तो एम्पलीट्यूड तो आ गया 3 और ये ओमेगा की वैल्यू भी आ गई कितनी, 0.2, दैट मीन्स 1/5। तो ये सारी चीज़ें हमें आ गई हैं और अब हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो मेरे ख्याल से हम निकाल सकते हैं, हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद हो, 12m ω² a² -y²। तो इस काइनेटिक एनर्जी को निकालने के लिए मास चाहिए जो दिया हुआ है 3g। दिया हुआ है, तो g एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और क्या चाहिए हमें, ओमेगा चाहिए। ओमेगा 1/5 है, तो ये हो गया 1/25। एम्पलीट्यूड चाहिए, वो 3 है। एम्पलीट्यूड कितना है, 3 है, क्योंकि एम्पलीट्यूड आपको दिया हुआ था, यहाँ से हमने एम्पलीट्यूड निकाला, तो एम्पलीट्यूड कितना है, 3 है। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। और y है a/3, क्योंकि एम्पलीट्यूड 3 है तो 3/3 कितना हो जाएगा, 1। 9 - 1 अच्छा, दूसरी बात ये क्या है, ये हाफ है, तो ये हो गया 3g/2। 9 में से 1 माइनस हुआ 8 अपॉन 25। एक काम करते हैं, जी को 10 ले लेते हैं, 8/25, ये 4 बार कैंसिल हो गया। 5 से इसे काट देते हैं, 5, और ये हो गया 2। 3 × 2 6, 6 × 4 24, डिवाइडेड बाय 5 4.8 के आसपास इसका आंसर आना चाहिए। अब देखिए हमारे आंसर में, देखिए इसमें अब एक करेक्शन होगा, ये 3g नहीं है, ये क्या है, 3 ग्राम है। कितना है, 3 ग्राम है। तो अब देखिए यहाँ पे हम कुछ करेक्शन करेंगे, 3 ग्राम है। तो देखिए यहाँ पे वो 3g समझ लिया, वो प्रिंटिंग मिस्टेक थी, तो दैट शुड बी 3 ग्राम, है ना। तो अब ये आराम से हो जाएगा। मास मालूम है कितना दिया हुआ है, 3 ग्राम। तो देखिए ये आ जाएगा 3/1000। ओमेगा की वैल्यू कितनी दी गई है, 1/5। 1/5 का स्क्वायर बहुत बढ़िया, 1/25। एम्पलीट्यूड 3 का स्क्वायर 9, और ये था 1। तो ये हो गया 3/2 × 1000 × 25। 9 में से 1 गया तो ये बचा 8, और ये इसे 4 बार कैंसिल कर देगा, तो ये हो गया 3 × 4/1000 × 25। तो ये देखिए मैं इसको ऐसे लिखूंगा, 12/25 × 10⁻³ अब 12 को मैं 25 से डिवाइड करूंगा, 0.4 200 20 और फिर 200 0.48, तो ये हो जाएगा 0.48 × 10⁻³ जूल्स। तो देखिए ये प्रिंटिंग मिस्टेक थी, इसको सुधार लीजिए। एक्चुअली ये 3 ग्राम होना चाहिए, तो ये आपका क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन 3g नहीं है, वो 3 ग्राम पढ़ना पड़ेगा हमें। तो कैलकुलेशन प्रैक्टिस का भी हमने ध्यान रखा है इसमें, ये कैलकुलेशन प्रैक्टिस भी आपकी क्या हो, बड़ी अच्छी हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ, थोड़ा ध्यान पूर्वक करिए। और ये रहा हमारा आपका अगला सवाल। अच्छा सवाल है, इसे नोट करिए।
ओके, तो आपने इसको पढ़ लिया होगा, नोट भी कर लिया होगा। पार्टिकल एग्जीक्यूटिव SHM एट डिस्प्लेसमेंट y1। अब देखिए सवाल बड़ा अच्छा है कि जब डिस्प्लेसमेंट कितना होता है y1, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज u1, एंड एट ए डिस्प्लेसमेंट y2 इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज u2। तो पोटेंशियल एनर्जी उस समय कब हो, कितनी होगी, जब डिस्प्लेसमेंट कितना हो, y1 प्लस y2 हो। बहुत अच्छा सवाल है। तो देखिए इसको आप सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर। अब पहले पोटेंशियल एनर्जी u1 थी जब डिस्प्लेसमेंट y1 था, ठीक है। तो y1 स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं हाफ m ओमेगा स्क्वायर y1 स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं u1 u2 हाफ m ओमेगा स्क्वायर y2। अब हमसे पूछा गया है कि भाई उस समय पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, मान लिया u होगी, जब डिस्प्लेसमेंट कितना है y1 प्लस y2 का स्क्वायर है। तो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर को सॉल्व कर देंगे, हाफ m ओमेगा स्क्वायर। तो देखिए ये हो जाएगा y1 स्क्वायर, ये हो जाएगा y2 स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2y1 y2। तो इसको ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, हाफ m ओमेगा स्क्वायर, ब्रैकेट को ओपन करिए तो ये हो जाएगा। देखिए ब्रैकेट को ओपन करने से क्या होगा, ये थोड़ा इस तरह से हो जाएगा, y1 स्क्वायर हाफ m ओमेगा स्क्वायर y2 स्क्वायर प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू 2y1 y2। तो देखिए यहाँ पर तो हमने इसको सीधे लिख दिया u1, इसको लिख दिया u2, और अब यहाँ हमें थोड़ा इसको लिखना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं कि यहाँ हम इंटू 2 y1 की वैल्यू, अब देखिए सवाल अटक गया किस पे, y1 की वैल्यू। तो y1 की जो वैल्यू होगी, अगर हम देखें यहाँ से, हम देखें y1 की जो वैल्यू होगी 2u1 बाय m ओमेगा स्क्वायर का रूट होगी। तो यहाँ इसका हमें क्या लिखना है, रूट लिखना है, रूट ऑफ 2u1 अपॉन m ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह y2 की भी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 2u2 अपॉन m ओमेगा स्क्वायर। तो ये देखिए एक ही इसी स्लाइड पर ये सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए रूट ओमेगा स्क्वायर 2 इंटू 2, रूट के अंदर 4 है, तो बाहर आकर कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 पहले से ही बाहर था, और ये हो जाएगा रूट ऑफ u1, और ये हो जाएगा रूट ऑफ u2, रूट m ओमेगा स्क्वायर, तो ये रूट देखिए क्या होता है, रूट x इंटू रूट एक्स क्या होता है, x होता है। तो ये मैं इसको लिख सकता हूँ m ओमेगा स्क्वायर। तो अब ये देखिए ये अब कटने वाले हैं, सारी चीज़ें बड़े शानदार तरीके से ये कट जाएंगी। तो ये हो जाएगा, ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो u का जो वैल्यू आएगा वो आएगा, आप खुद पढ़ सकते हैं, u1 प्लस u2 प्लस 2 रूट u1 रूट u2। तो u की वैल्यू आएगी u1 प्लस u2 प्लस 2 रूट। थोड़ा कैलकुलेशन, कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन पर आधारित सवाल है, तो ये हमारा इसका आंसर होगा। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, मैं इसे स्टार क्वेश्चन बोलूंगा। बढ़िया सवालों में से एक है, इंपॉर्टेंट हम मानेंगे। तो थोड़ा कैलकुलेशन का इसमें क्या होता है, ये बिल्कुल पूछा जा सकता है। दिस कैन बी
दिस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये आप देखिए, यहाँ थे हम, उसके बाद यहाँ आए। थोड़ा कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड है, आपको इसकी प्रैक्टिस क्या है करनी पड़ेगी। मेथड यही है, ये इसका आंसर आ गया। अब देखिए अगले सवाल पे, आप इसको नोट कर लीजिए। तो आपने इसे नोट कर लिया। अब देखिए ये बड़ा अच्छा सवाल है। सिंपल पेंडुलम विद ए ब्रास बॉब हैज ए पीरियड टी। द बॉब इज नाउ इमर्स्ड इन ए नॉन विस्कस लिक्विड एंड ऑसिलेटेड। अब उसे एक लिक्विड में डुबो देते हैं और फिर उसके ऑसिलेशंस कराए जाते हैं। इफ द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज 1/8 ऑफ द ब्रास, द टाइम पीरियड ऑफ द सेम पेंडुलम विल बी। बहुत बढ़िया, ये भी स्टार क्वेश्चन है। तो उसी पेंडुलम का अब नया टाइम पीरियड कितना होगा? पहला आंसर √8/7 t, दूसरा आंसर 8/7 t, और तीसरा आंसर है 64/49 t, और इसके बाद है हमारा चौथा आंसर t। तो देखिए लिक्विड में क्या होगा, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ जो g है वो क्या हो जाती है, बदल जाती है। ये बात हमेशा हमें ध्यान रखनी चाहिए कि इफेक्टिव वैल्यू ऑफ g क्या होती है, बदल जाती है। इसलिए टाइम पीरियड बिल्कुल बदलेगा, इसमें कोई डाउट आप ना रखें। तो देखिए सबसे पहले क्या है, टाइम पीरियड का एक जनरल फॉर्मूला हमने बना लिया, t = 2π√L/g, जब वो हवा में था। अब हम इस बॉब को क्या कर रहे हैं, एक लिक्विड में डुबो रहे हैं। अब ये लिक्विड के अंदर आ गया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि लिक्विड के अंदर टाइम पीरियड होगा, मान लीजिए t', 2π, g बदल जाएगा। लिक्विड के अंदर g की वैल्यू होगी 2π√, g इफेक्टिव होता है सॉरी 1 - डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉलिड। अब इस क्वेश्चन में जाके पढ़ना पड़ेगा ध्यान से कि भाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितनी दी गई है। 1/8 ऑफ द ब्रास, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज 1/8 ऑफ ds। तो dl अपॉन ds की वैल्यू कितनी आ गई, 1/8 आ गई। तो अब ये टाइम पीरियड हम आगे बढ़ा सकते हैं इसको, क्योंकि हमें मालूम है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 - 1/8। तो t' = 2π√L। 8 में से 8 - 1 7 बचेगा, और ये 8 ऊपर चला जाएगा। तो ये इसका टाइम पीरियड होगा, 2πL × 8/7। तो इसको थोड़ा अच्छे से लिखें, t' = 2π√8/7 × L/g। तो हम इसको लिख सकते हैं √8/7 × 2π√L/g। तो नया टाइम पीरियड होगा √8/7 × t। तो ये इसका आंसर होगा। तो ये अच्छा सवाल है, इसको भी हम एक स्टार क्वेश्चन कह सकते हैं। तो लिक्विड के अंदर क्या होता है, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ g कम हो जाती है, जिससे टाइम पीरियड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसको आप नोट कर सकते हैं। तो ये रहा इसका आंसर। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल।
इसे नोट करिए। A vertical spring has a time period of oscillation of T1 with a load M1 at its end. जब मास M1 होता है तब वर्टिकल स्प्रिंग का टाइम पीरियड T1 होता है, and time period is T2 when the load is replaced by another of mass M2. तो अब पूछा है द फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग कितना होगा, स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट कितना होगा। बढ़िया सवाल है, इसको भी हम एक स्टार क्वेश्चन बोल सकते हैं। अब देखिए कुछ ये नए तरह के क्वेश्चंस को क्या करा जाता है, नए तरीके से डिजाइन किया जाता है। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब फोर्स कांस्टेंट चाहिए हमें, दो टाइम पीरियड दिए गए हैं। कितने टाइम पीरियड दिए गए हैं? दो टाइम पीरियड दिए गए हैं। तो देखिए हम करना शुरू करते हैं। T1 इक्वल टू 2 पाई और पहले मास था हमारा M1, स्प्रिंग वही थी। दूसरा था T2 2 पाई, अब मास कितना हो गया M2 बाय K। अब हमारे पास कितने इक्वेशंस अवेलेबल हो गए? कितने इक्वेशंस अवेलेबल हो गए? दो इक्वेशंस अवेलेबल हो गए। इन दो इक्वेशन से हमें टाइम पीरियड को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो एक काम करते हैं, जो पहला इक्वेशन है उसको हम स्क्वायर कर देते हैं, 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर। तो T1 स्क्वायर k स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर m1 स्क्वायर। इसी तरह दूसरे इक्वेशन को भी हम लिख सकते हैं, T2 स्क्वायर k स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई m2 स्क्वायर। अब समझ में आ गया आपको, k उधर ले गए। तो अब क्या करना है, जैसे मान लीजिए ये इक्वेशन तीसरा है और ये इक्वेशन चौथा है। कुछ मत करिए, तीसरे से चौथे को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो ये आ जाएगा T1 स्क्वायर के माइनस T2 स्क्वायर के इक्वल टू 4 पाई m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर। के को कॉमन लीजिए, T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर। तो k की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर अपॉन T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर। तो ये रहा इस क्वेश्चन का सही आंसर। और हाँ, हमने स्क्वायर कर दिया था। तो देखिए एक छोटी सी गलती हमने यहाँ ये करी है कि जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये m1 नहीं आएगा। देखिए यहाँ एक बहुत भारी गलती होगी, ये रूट हटेगा तो ये स्क्वायर नहीं आएगा, m बाय के। एक मिनट सुधार देंगे, m बाय के। तो T1 स्क्वायर, तो ये देखिए K1 स्क्वायर नहीं है। और ये देखिए ये बहुत बड़ी गलती हो गई, T1 स्क्वायर के इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर। और ये m1 स्क्वायर तो नहीं होगा, ये क्या होगा, m1 होगा और ये होगा आपका m2। अब देखिए बाकी सब सही है, जब हम माइनस करेंगे तो ये k स्क्वायर तो नहीं आएगा, k स्क्वायर नहीं आएगा, तो ये होना चाहिए k। यहाँ तो हमने सही लिख दिया। और यहाँ हमें जब माइनस करेंगे तो 4 पाई स्क्वायर, क्योंकि 2 पाई का तो स्क्वायर होगा, तो यहाँ हमें 4 पाई स्क्वायर करना चाहिए। तो एक काम करते हैं और इसको भी सुधारना चाहिए हमें, m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर नहीं आना चाहिए, ये आना चाहिए। देखिए ये कर सकते हैं, देखिए गलती कितनी आसानी से हो जाती है। मैंने करी है, आप कहेंगे मैंने जानबूझ के गलती करी है, हो सकता है कि मैंने जानबूझकर गलती करी हो। मैं ये बताना चाहता हूँ कि गलती कभी भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, कहीं पे भी कर सकता है। तो ये m1 माइनस m2 होना चाहिए और यहाँ हमने डिवाइड करना है। तो ये आ गया आपका, ये तो बिल्कुल सही है।
और ऊपर होना चाहिए m1 माइनस m2। तो कैलकुलेशन मिस्टेक्स बहुत कॉमन होती है, इसीलिए नेगेटिव होते हैं। तो ये देखिए 4π² m1 माइनस m2, m1 माइनस m2, t1² माइनस t2²। तो देखिए अब यहाँ पर आंसर्स को भी इस आंसर में भी एक करेक्शन है, इसको पढ़ना चाहिए, ध्यान दीजिए। 4π² m1 माइनस m2 अपॉन t1² माइनस t2²। तो ये होना चाहिए t2। तो और ये भी होना चाहिए, यहाँ t2 होना चाहिए, ये भी होना चाहिए t2, ये भी होना चाहिए t2। तो ये करेक्शंस था सारे आंसर्स में। बहुत बढ़िया सवाल, अच्छा सवाल। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक भी गलती करेंगे, जब स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाएगा और m और k का स्क्वायर नहीं आएगा, तो यही गलती हो गई थी। तो अब देखिए ये आपका अगला सवाल, ये भी बढ़िया सवाल है, इसको भी हम स्टार सवालों में कह सकते हैं। अब देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपने नोट कर लिया होगा। द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज t, ठीक है। When the length is increased by 10 centimeter, its period is t1. When the length is decreased by 10 centimeter, its period is t2. Then relationship between t1 and t2. तो देखिए पहला आंसर है 2/t², 1/t1² प्लस 1/t2²। दूसरा आंसर है 2/t² इक्वल टू 1/t1² माइनस 1/t2²। तीसरा आंसर है 2t² इक्वल टू t1² प्लस t2²। चौथा आंसर है 2t² इक्वल टू t1² माइनस t2²। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं कि एक सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2π√L/g। थोड़ा इसको हम स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करने पे ये हो जाएगा t², 4π² L/g। तो t²g अपॉन 4π², किसकी वैल्यू आ गई? L की। अब कहा गया कि भाई देखिए L की वैल्यू कितनी आ गई? t²g अपॉन 4π²। अब ये कहा गया हमें कि लेंथ को 10 सेंटीमीटर बढ़ा दिया, तो बढ़ा दिया, तो टाइम पीरियड अब कितना हो जाएगा? t1 हो जाएगा। तो हम t की जगह t1 लिख देंगे। अब वो कहते हैं कि लेंथ को 10 सेंटीमीटर कम कर दो, तो ठीक है हमने कम कर दिया, तो टाइम पीरियड वो बोलते हैं t2 हो जाएगा। अब ये हमारा पहला हो गया, ये हमारा दूसरा हो गया, ये हमारा तीसरा हो गया। कुछ नहीं करना, दूसरे और तीसरे को जोड़ दो। जब दूसरे और तीसरे को जोड़ोगे तो 2L आ जाएगा, 10 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा t1² अपॉन 4π², और ये आ जाएगा t2² अपॉन 4π²। कुछ नहीं करना, जोड़ना है, इस 10 को हटा देना है। तो इसके बाद हम अगली स्लाइड में जा रहे हैं, तो थोड़ा इसको लिखेंगे। 2L इक्वल टू, अब देखिए इसको काट दीजिए, 2L इक्वल टू कितना था हमारा? t1² अपॉन 4π²। तो दूसरा टर्म तो हम इसको देख के ही लिख सकते हैं, t2² अपॉन 4π²। अब देखिए L इंटू 4π² बाय g, इसको इधर ले गए और g को नीचे ले आए, इक्वल टू t1² प्लस t2²। तो अब पीछे जाके देखते हैं कि हम देखते हैं कि L की जो वैल्यू है L इंटू 4π², देखिए L इंटू, इधर देखिए L इंटू 4π², यहाँ से जरा सोचिए
L इंटू 4π² अपॉन जी, इसकी वैल्यू होगी किसकी वैल्यू होगी, L इंटू 4π² अपॉन जी, इसकी वैल्यू होगी, ये वैल्यू होगी t² की। किसकी वैल्यू होगी, t² की। तो यहीं पर हमने इस वैल्यू को रखना है, t² की वैल्यू है ये, तो ये हो गया 2t² इक्वल टू t1² प्लस t2²। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप इसको 1 बाय 1 देख सकते हैं। लेंथ वाला सवाल है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। अब जोड़ा क्यों, क्योंकि वो 10 आ गया है तो उस 10 को हटाना है, जोड़ देंगे तो 2L आ जाएगा, फिर L की वैल्यू यहाँ से हम रख देंगे t² g अपॉन 4π²। तो ये इसका आंसर आ गया। तो इसका आंसर कौन सा है, ये तो हमने टिक ही नहीं करा। यस, 2t² इक्वल टू t1² प्लस t2²। तो ये तीसरा आंसर इसका सही है। अब देखिए अगला सवाल हम कर रहे हैं। ये देखिए मैं आपको पिछले लेक्चर्स में इसकी ट्रिक बता चुका हूँ, तो आप सबसे पहले सवाल नोट कर लीजिए। A piece of wood has dimension A, B and C. Its relative density is D. It is floating in water such that side A is vertical. पानी में तैर रहा है और साइड ए वर्टिकल है। इट इज नाउ पुश्ड डाउन जेंटली एंड रिलीज्ड। द टाइम पीरियड ऑफ SHM इज। तो देखिए बिल्कुल कोई बात नहीं है, और यहाँ टाइम पीरियड है या फ्रीक्वेंसी, ये 1/2π लिखा है, तो मेरे ख्याल से ये होना चाहिए 2π होना चाहिए। तो अब सबसे पहले इस सिचुएशन को, वो बाद में हम करेक्ट कर लेंगे, तो सबसे पहले हम सिचुएशन को देखेंगे। ये हमारा वॉइड है और ये फ्लोट हो रहा है, और इसकी साइड ए वर्टिकल है और बी और सी ऐसे है। तो हमें इसका टाइम पीरियड निकालना है। तो मैंने आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था टाइम पीरियड का, T इक्वल टू 2π मास, अगर आपको याद हो, बेस एरिया इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। अब मास को हम लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, D इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम हो जाएगा A इंटू बी इंटू सी, अपॉन बेस एरिया को हम लिख सकते हैं, फिगर देखिए, साइड B वर्टिकल है तो BC, DL G, तो BC से BC कट जाएगा। तो ऐसे केसेस में जो टाइम पीरियड होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला, अब देखिए D अपॉन DL, ध्यान दीजिएगा, D अपॉन DL, डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और यहाँ लिक्विड की जगह क्या है, यहाँ लिक्विड है वाटर। लिक्विड है वाटर। तो अब देखिए रिलेटिव डेंसिटी दी गई है, तो उस केस में हम पानी की डेंसिटी क्या मान लेते हैं, रिलेटिव डेंसिटी के केस में पानी की डेंसिटी 1 मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 2π DA अपॉन 1 इंटू जी। तो ये होना चाहिए 2π रूट ऑफ AD/G। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और डायरेक्ट फॉर्मूले से हम इसको कर सकते हैं। और यहाँ देखिए इसके आंसर्स बिल्कुल गलत दिए गए हैं, तो मैं चाहता हूँ, ये सारे आंसर्स गलत हैं, तो अब मैं चाहता हूँ कि आप इसका आंसर नोट कर लें, T इक्वल टू 2π रूट ऑफ AD/G, क्योंकि D क्या है, रिलेटिव डेंसिटी है। रिलेटिव डेंसिटी को हम कहते हैं, देखिए रिलेटिव डेंसिटी D है, तो उसका मतलब होता है डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड क्या होगी, D इंटू DL, D इंटू DL। तो डेंसिटी, तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो सारे आंसर इसके गलत हैं, सारे आंसर इसके गलत हैं, इसको आप सुधार दीजिए। ऑल द आंसर्स आर गिवन हियर रॉन्ग, बिल्कुल गलत तरीके से आंसर दिए गए हैं।
तो अब देखिए कौन सी साइड वर्टिकल है, साइड ए वर्टिकल है। तो देखिए अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है कि कौन सी साइड वर्टिकल है। अगर मान लीजिए बी वर्टिकल होती तो जो बेस का एरिया होता वो क्या होता, AC होता। तो ऐसे केसेस में जो टाइम पीरियड है वो बदल जाता, मास अपॉन बेस एरिया, AC, डेंसिटी ऑफ वाटर क्योंकि पानी में ही फ्लोट हो रहा है, मास को लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी सॉलिड इंटू वॉल्यूम, ABC, AC आपको करके बता रहे हैं तो रटना नहीं है, DW इंटू G। तो ऐसे केसेस में टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, देखिए DS अपॉन DW। अब यहाँ दिया हुआ है कि रिलेटिव डेंसिटी D है तो उसका मतलब है डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ W, ये दिया हुआ है D, तो DS अपॉन DW को मैं लिख दूंगा D। तो ऐसे केस में अब टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, BD अपॉन G। तो कौन सी साइड वर्टिकल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आपको यह ऑसिलेशन का लेक्चर पसंद आया होगा और ये ऑसिलेशन का जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 4, यहाँ पे भी हमने ढेर सारे सवाल करे और आगे भी बढ़ते रहेंगे। अब ऑसिलेशन के बाद हम रिकैप सीरीज में वेव स्टार्ट करने वाले हैं, तो पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस। फिर मिलते हैं अगले रिकैप सीरीज के लेक्चर में।